अब हम यहाँ पर देखते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है। भारत में संघीय व्यवस्था का स्वरूप क्या है। तो श्रीलंका अथवा बेल्जियम जैसे देश छोटा देश था, तो वहां भी जो है भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर हर जगह लोग रहते हैं। तो छोटे देश में जब भाषा धर्म के आधार पर समस्या हो सकती है, सत्ता में साझेदारी को लेकर, शक्तियों को लेकर, तो आप यहाँ सोच सकते हैं कि भारत जैसे विशाल देश में शक्तियों को लेकर और विविधता को लेकर कितनी तरह की समस्याएं होती होगी, हो सकती है। और हर कोई क्या समझ लें कि संघवाद क्या है, शक्ति का सब खेल है। लोग राज्य के रूप में, अपने क्षेत्रीयता के रूप में शक्ति चाहते हैं, और ये संघवाद में भी शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है, शक्ति का बंटवारा होता है, शक्ति का हस्तांतरण होता है, और सारा खेल शक्ति पर ही टिका हुआ है। अपना देश भारत, यहां भी अपने देश में भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर किया गया है, लेकिन और कई देशों की अपेक्षा यहाँ की स्थिति कुछ भिन्न थी। इसका कारण था कि अपना देश जब स्वतंत्र हो रहा था, तो आपने देखा कि आजादी के समय भयंकर रक्तपात हुआ, दंगे फसाद हुए धर्म के आधार पर, और बहुत से लोगों को, लाखों लोगों की जानें चली गई। देश का बंटवारा हो गया, दो टुकड़ा हो गया। और वहीं साथ साथ क्या हुआ कि आजादी के बाद जब राष्ट्र बना, तो बहुत सारे छोटे छोटे रजवाड़े, जो राजा का घराना था, तो वे सब भारत में विलीन हो गए, जो भारत में थे। और यहाँ पर संविधान निर्माताओं ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट यहाँ पर घोषित किया गया, संघ राज्य के रूप में। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं को हमने देखा। उसकी विशेषताओं के आधार पर यदि अपने देश का तुलना करें, तो हम कह सकते हैं कि संविधान में मौलिक रूप से दो स्तर की शासन व्यवस्था का जिक्र किया गया है, एक संघ सरकार, दूसरा राज्य सरकार। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता होती है संघीय सरकार और राज्य सरकार का होना, और उस विशेषता को अपने देश में भी ग्रहण किया गया है। केंद्र सरकार के रूप में, संघ सरकार के रूप में जो केंद्र सरकार होती है, वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उसके बाद राज्य होती है, और राज्य अपने एक निश्चित विभाग का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। आप देखते हैं कि भारत है, इस यहाँ 28 राज्य हैं, तो हर एक राज्य का अपना अपना क्षेत्र है, तो वो अपने का देखता है, और केंद्र सरकार पूरे भारत का देखता है। वहीं अब यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि पंचायत के रूप में भी संस्था है, जिसे कि संघीय शासन का एक तीसरा स्तर आप कह सकते हैं। उन्हें भी कुछ अधिकार है, उन्हें भी टैक्स लगाने का अधिकार है, उन्हें भी कुछ सुविधा मुहैया कराने का अधिकार है। तो तीन तरह की शासन व्यवस्थाओं का जिक्र अपने देश में आप कर सकते हैं, और सबों के अलग अलग अधिकार क्षेत्र भी है। सबों का अधिकार अलग है, सबों का क्षेत्र अलग अलग है, लेकिन यह बात अलग है कि नागरिक एक ही है, एक ही नागरिक पर तीनों शासन करते हैं। अब अगर हम देखें तो किस विषय पर किसका अधिकार है, तो यहां पर तीन तरह का सूची बनाया गया है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र का नियंत्रण रहता है, राज्य का नहीं। राज्य सूची पर राज्य का रहता है, और एक समवर्ती सूची, उस पर केंद्र और राज्य दोनों का नियंत्रण रहता है। जो कि महत्वपूर्ण मामले हैं, उसे केंद्र सरकार अपने पास रखी हुई है। जैसे कि संघ सूची में कौन कौन विषय है, तो उसमें रक्षा, पूरे देश का रक्षा करना है। विदेश मामले, किस देश के साथ व्यापार करना है, कैसे उसे संबंध रखना है। बैंक, रेल, डाक, तार, मुद्रा, ये सारे महत्वपूर्ण विषय, ये सब केंद्र के अधीन है, ये सब संघ सूची में है। और उसी तरह राज्य सूची के अलग विषय हैं, जिस पर कि राज्य सरकार कानून बनाती है। उसमें क्या कर सकते हैं हम, पुलिस आप देखते होंगे, वो राज्य सूची का विषय है, उस पर राज्य सरकार का नियंत्रण है, राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, स्थानीय स्तर के जितने महत्व के विषय हैं, ये सब राज्य सूची में है। इससे लोग सीधे तौर पर जुड़े हुए रहते हैं। वहीं कुछ सूची है जिस पर कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, तो उसे समवर्ती सूची कहा गया है। समवर्ती सूची क्या है, तो उसमें शिक्षा,
शिक्षा समवर्ती सूची में वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि सारे विषय जो है जिसमें दोनों सरकारों को महत्व दिया गया है। यहाँ पर आप यह भी समझ लें कि यदि किसी विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच टकराव की स्थिति होती है तो फिर वहां केंद्र सरकार का ही कानून मान्य होता है। आप यह भी सोच सकते हैं कि बहुत ऐसे विषय होंगे जो कहीं होंगे ही नहीं, विशेष करके इस मामले में कि संविधान बनने के बाद भी बहुत सारी चीज आ रहे हैं, जैसे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, ये सारी चीज तो उसमें नहीं थे, ये सारे चीज समसामयिक हैं। तो ऐसे विषय किसके अंतर्गत आए, केंद्र में या राज्य में? तो ये सारे जो सारे विषय नहीं है तो ये सारे विषय केंद्र सरकार के अधीन है, संघ सूची में ये विषय जाने योग्य हो जाते हैं। यह भी समझ लें कि संघवाद के अंतर्गत सबको साथ लेकर चलने की नीति होती है। इसके बावजूद संघीय व्यवस्था में आवश्यकता के मद्देनजर किसी राज्य को किसी विशेष परिस्थिति की मांग होती है, कोई जरूरत की, तो उसे विशेष सुविधा भी दी जाती है। कोई राज्य यदि बॉर्डर इलाके का है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है, तो उसके साथ अलग भी व्यवहार किया जाता है, उसको कुछ अलग सुविधा भी मुहैया करा दी जाती है। पहले ऐसा था कि भारत में एक राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को पहले धारा 370 के तहत विशेष अधिकार दिया गया था, लेकिन अब वो अधिकारों का समाप्त हो गया है। अभी के तारीख में जैसे अन्य राज्य हैं वैसे ही जम्मू कश्मीर भी है। यहां पर यह भी जान लें, एक संघ हुआ, एक राज्य हुआ, इसके अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र थे, यहां तो एक इकाई के रूप में उसके बाद छोटे छोटे इकाई में बांटा गया, तो या कभी राज्य से फिर दूसरा राज्य भी बना, तो कुछ ऐसे इलाके थे जो कि कहीं राज्य में विलीन नहीं हो सकते थे अथवा वो स्वतंत्र भी नहीं हो सकते थे, तो वो सीधे केंद्र के अधीन रहा। उसे आप संघ शासित प्रदेश के रूप में भी, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी आप जानते होंगे। अभी 8 प्रदेश है, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, इन सब चीजों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सब चीज जो आप देखते हैं और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, और इनका शासन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। केंद्र और राज्य दोनों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा हुआ है संविधान का में दे दिया गया है, और एक बुनियादी बात है, इसमें संशोधन नहीं हो सकता है, इसमें बदलाव नहीं हो सकता है। और अगर विशेष परिस्थिति में बदलाव की जरूरत है तो साधारण तौर पर आप ये जानते हैं कोई भी कानून बनता है तो संसद में बन जाता है, कानून में बदलाव हो जाता है संसद में। लेकिन इस तरह की कोई बुनियादी यदि बदलाव की बात हो तो इसको कठिन प्रक्रिया के दौर से गुजरना पड़ता है। कैसे? तो संसद में 2/3 बहुमत से उसे पास करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जितने भी राज्य हैं उसमें कम से कम आधे राज्य की विधानसभाओं से उसे मंजूरी मिलनी होती है, तभी कोई फेरबदल किया जा सकता है। यहां पर आप यह भी समझ लें कि आपको कभी कभी लगता होगा कि दोनों में टकराव हो जाएगा तो फिर क्या होगा। आप यह समझ लें कि टकराव की स्थिति में फैसला सर्वोच्च न्यायालय को करना होता है। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय भी होता है, वो स्वतंत्र होता है, वो किसी के अधीन नहीं होता है। संविधान के द्वारा उसे बुनियादी अधिकार मिले होते हैं, और केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे को लेकर यदि विवाद हो जाए तो फैसला उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को करना होता है। आप यह भी जान लें कि सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र है, वो संविधान का रक्षक है, संविधान की व्याख्या करती है और उसके निर्णय को मानना पड़ता है। इसके साथ साथ यह भी देखें कि केंद्र सरकार हो, संघ सरकार या राज्य सरकार, सबों को अपना अपना वो भरपाई कैसे करेगा। कोई भी काम करेगा तो उसको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो पैसे सरकार कहां से लाती है? तो टैक्स लगाकर। तो संघ सरकार और कोई राज्य सरकार, सबों को अपना अपना टैक्स निर्धारित करने का अधिकार है कि वो कैसे और कितना किसी मद पर टैक्स लेती है। यहां पर कुछ बिंदु दिए गए हैं, इसको भी आप समझ लें कि पोखरण है राजस्थान में, जहां की भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। आप ये कल्पना करने की बात है कि अगर राजस्थान सरकार चाहता कि वो परमाणु नीति को नहीं लागू करे भारत सरकार, तो क्या होता? भारत सरकार को परमाणु परीक्षण के लिए रोक सकती थी। आप यहाँ मंथन कर सकते हैं, और ऐसा नहीं कर सकती थी। जो केंद्र का बात हमेशा यहाँ पर चलता है, उसका बात सर्वोपरि होता है।
उसी तरह एक दूसरा उदाहरण भी समझ लें कि अगर कोई सरकार है सिक्किम और वो अपना स्कूल में नए पाठ्यक्रम लागू करना चाहती है और केंद्र सरकार की जो विषय वस्तु है उसको पूरा पसंद नहीं है, तो क्या वो नई पाठ्य पुस्तक लागू कर सकती है या उसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेना जरूरी है? आप इस पर मंथन कर सकते हैं। और यह भी तीसरा बिंदु दिया गया है कि अगर कोई नक्सलियों से नक्सलवादी एक समस्या है कि कुछ लोग जो है असंतोष, विद्रोह जैसी स्थिति में हिंसक अख्तियार करते हैं और उससे बहुत क्षति भी पहुंचती है। तो अगर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा सभी मुख्यमंत्री की राय अलग अलग है कि नक्सलियों से कैसे निपटा जाए, ऐसे में क्या भारत के प्रधानमंत्री दखल दे सकते हैं और ऐसे आदेश जारी कर सकते हैं जो सभी मुख्यमंत्री माने? यह बात आप सोच सकते हैं। और आपने टीवी में, रेडियो में, समाचार पत्र आदि में भी अगर देखते होंगे तो आपको कभी कभी देखते होंगे प्रधानमंत्री ने कोई आदेश दिया तो क्या उसे सभी राज्य को मानना पड़ता है? सभी राज्य मानते हैं, उसका फॉलो करते हैं? या आप भी सोच सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप।